Today I will explain JSML. Let's start with the JSML. I'm thinking कि हमें एक समरी करनी चाहिए एक चैप्टर के पहले कि हमारे जो कंसेप्ट्स है वो क्लियर हो. सो ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, जितना कंसाइज कर सकती हूँ उतना ज़्यादा करूँगी, ठीक है. इफ़ ज़्यादा ही और चाहिए तो आप 2x पे भी देख सकते हो. ओके, JSML 1806 से 1873 तक इसका टाइम पीरियड था. एक वो ब्रिटिश फिलोसफर है, पॉलिटिकल थिंकर है, इकोनॉमिस्ट फिलोसफर है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिबरल थिंकर भी थे. हिज मेन फोकस वॉज इंडिविजुअल फ्रीडम और डेमोक्रेसी एंड इक्वेलिटी. ही लिव ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल चेंज हो रहे थे. मिल का एम था कि एक सोसाइटी बने जहाँ फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों हो. To begin with, Mill was influenced by his father James Mill. यानी जो शुरुआत में उनके फादर का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, ठीक है. और वो इन्फ्लुएंस किससे थे? बैंथम से भी थे, क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी, क्या थी थ्योरी? यूटिलिटरिज्म, सॉरी. ओके, उन्होंने क्या किया था? उसको मॉडिफाई किया था, रीशेप्ड किया था, रिकन्स्ट्रक्ट किया था. और इतना याद रखना, जो जेएस मिल थे वो क्वालिटी की बात करते थे और जो बेंथम थे वो क्वांटिटी की बात करते थे, ठीक है. वो क्या थे? एक नेगेटिव के फेवर में थे. जेएस मिल की बात कर रही हूँ. फेवर में किसके थे? और जेएस मिल फेवर में थे नेगेटिव लिबर्टी में. बट फर्दर ही बिकम अ पॉजिटिव लिबर्टी बट फ्रॉम अ नेगेटिव कंसेप्ट. ओके, सो लेटर ही हैज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिंकिंग हु वैल्यूड इंडिविजुअलिटी एंड इमोशन. यानी उन्होंने सिर्फ एक लॉजिक पे नहीं, इमोशन को भी इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है. बिकॉज ऑफ हिज ही मॉडिफाइड द स्ट्रिक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इनटू अ मोर बैलेंस्ड थ्योरी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सिर्फ मार्क्स मतलब नंबर से स्टूडेंट की वैल्यू डिसाइड नहीं होती, वैसे ही सिर्फ प्लेजर से लाइफ डिसाइड नहीं होती. मिल ने ये समझाया था. ओके, वैसे हम यूटिलिटेरिज्म की बात करते हैं. इट मीन ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर. यानी सबसे ज़्यादा लोगों की सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस. एक्शंस आर राइट इफ़ दे इंक्रीज द हैप्पीनेस, और रॉन्ग अगर सफरिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है. तो मिल ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया. मिल ने डिवाइड कर दिया प्लेजर को 2 पार्ट्स में. हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर, 2 टाइप्स हो गए. हायर प्लेजर में उन्होंने इंक्लूड किया थिंकिंग, नॉलेज, मोरालिटी. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जो लोअर प्लेजर था वो इंक्लूड कर दिया फिज़िकल एंजॉयमेंट में, क्योंकि फिज़िकल एंजॉयमेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है. जो हायर प्लेजर्स है वो क्या है? मोर वैल्यूएबल है. जैसे एग्जांपल लेते हैं, वॉचिंग रील ऑल द डे, क्या एक लोअर प्लेजर है. रीडिंग बुक्स, लर्निंग स्किल्स, ये क्या एक हायर प्लेजर है. मिल क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी को ज़्यादा मानते थे. मैंने आपको ऊपर ही क्लियरली बताया था कि किसके बारे में बताते हैं? क्वालिटी के बारे में बताते हैं. बेंथम किसके बारे में बताते हैं? वो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. नेटफ्लिक्स देखना एक लोअर प्लेजर है. एग्ज़ाम क्लियर करना या कुछ नया सीखना वो एक हायर प्लेजर है. जेएस मिल से बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड ह्यूमन देन अ सेटिस्फाइड एनिमल. ठीक है, ये बात याद रखना. नाउ वी कम टू द थ्योरी ऑफ लिबर्टी. ओके, लिबर्टी. हिज फेमस बुक इज़ ऑन लिबर्टी 1859. रिमेंबर, इंट्रोडक्शन में काम आएगी कि ये जेएस मिल की बुक है ऑन लिबर्टी 1859. ही स्ट्रांगली सपोर्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम. सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन, जेएस मिल किसको सपोर्ट करते थे? इंडिविजुअल फ्रीडम को सपोर्ट करते थे. यानी हर पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है. पीपल शुड बी फ्री टू थिंक, स्पीक एंड एक्ट. सोसाइटी शुड नॉट इंटरफेयर अननेसेसरी. जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आपका क्या करियर है, आपने करियर क्या चूज़ करना है, वो सब कुछ आपकी पर्सनल चॉइस है, वो आपके सारी पर्सनल फ्रीडम है. कोई आंटी
कोई चाची, कोई रिश्तेदार आके आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते. इवन योर मॉम, डैड, योर पेरेंट्स कैन नॉट इंटरफेयर इन योर लाइफ. वो क्या है, आपकी पर्सनल लाइफ है. सोसाइटी और स्टेट को अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. जैसे कि टाइप ऑफ फ्रीडम्स में हम सोच सकते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल. ठीक है, आप अपनी करियर चॉइस खुद डिसाइड कर सकते हो, वो हुई लिबर्टी. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हार्म प्रिंसिपल. इम्पॉर्टेंट है, सुनो. अ पर्सन इज़ अ फ्री टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स. मतलब आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीने की फुल फ्रीडम है, लेकिन आपकी फ्रीडम तब तक ही वैलिड है जब तक किसी और को उसे नुकसान ना हो. सिंपल वर्ड में समझाती हूँ. आप जो चाहे सोच सकते हो, बोल सकते हो, कर सकते हो, दैट इज़ योर फ्रीडम. बट अगर आपके एक्शन किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करते हैं तो सोसाइटी का ये लॉ इंटरवेंस कर सकता है. ठीक है, जो मील का आइडिया, एक फेमस लाइन है मील की, ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज ओवरचिन. इफ़ आपको ये आंसर्स में लिखनी है लाइन तो ये गुड है. ओके, इसका मतलब है कि हर इंसान अपना डिसीजन खुद लेने का राइट रखता है. क्यों इम्पॉर्टेंट है हार्म प्रिंसिपल? क्योंकि ये हमें फ्रीडम देता है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है हमारे को. ठीक है, और सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करता है. ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दी है, इफ़ आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना है. अगर टोटल फ्रीडम हो बिना रूल्स के, क्योस के, मतलब बिना क्योस के हो जाए, और अगर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हो तो फ्रीडम ख़त्म हो जाएगी. रियल लाइफ का एग्जांपल ले हम, आप लाउड म्यूज़िक सुनते हो, दैट इज़ योर चॉइस. बट अगर उससे नेबर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो वो हार्म है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है. तो एट अ कंक्लूजन वी कम दैट हार्म प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि फ्रीडम इंजॉय करो बट दूसरों का भी ध्यान रखो. ठीक है, रियल फ्रीडम वही है जो हम अपनी मर्ज़ी से जी सके बिना किसी और को हार्म किए. सो मील डिस्क्राइब्ड 2 टाइप ऑफ एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन. तो उसने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में ये बताया है कि वो कम्प्लीटली फ्री है, और उसने अदर रिगार्डिंग एक्शन में ये बताया ये रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं. जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि ड्रिंकिंग एल्कोहल प्राइवेटली अलाउड है क्योंकि हम किसी और को हार्म नहीं कर रहे हैं. इफ़ हम ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हैं वो हम किसी और को हार्म कर रहे हैं. तो इसमें फ़र्क है. सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब वो हम खुद को हार्म कर रहे हैं. तो अदर रिगार्डिंग एक्शन जैसे हमने पी के किसी और को हार्म किया. इफ़ हम ड्राइव कर रहे हैं ड्रिंक करके, हम कोई और हार्म हो सकता है हमारी वजह से, वो क्या है, वो अदर रिगार्डिंग एक्शन है. वैसे ही ये प्रिंसिपल मॉडर्न लॉ और ह्यूमन राइट्स का बेस है. आई थिंक आपको क्लियरली समझ नहीं आया. जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है मतलब हम ड्रिंक करके आराम से कमरे में बैठ के, कोई हार्म नहीं हो रहा है. और अदर रिगार्डिंग एक्शन में हमने ड्रिंक की, हमने कार ड्राइव की और एक्सीडेंट हो गया, तो कोई और हार्म हो रहा है हमारी वजह से, इसलिए उसे अदर रिगार्डिंग एक्शन कहा गया है. तो मील ने ये डिस्क्राइब किया है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन. ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया. आई थिंक अब आपको ईजिली समझ आ गया होगा. इम्पॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी पे आते हैं. लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का मतलब क्या है कि हम फ्रीली सोच सके, बोल सके और एक्ट कर सके बिना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन के. बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट. लिबर्टी हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का चांस देती है. जब हम फ्री होते हैं डिस्कशन लेने के लिए तब भी हम अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं. जैसे हमें फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन भी दिया है. जे.एस. मिल के अकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर लोग फ्रीली अपनी बात रख सके
तो सोसाइटी कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। जैसे इनोवेशन एंड प्रोग्रेस पे हम आते हैं, जब लोगों को फ्रीडम मिलती है तब नए आइडियाज़ आते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होता है। किसकी वजह से? लिबर्टी की वजह से होता है। जैसे हमने प्रोटेक्शन ऑफ टाइनी है जो हमें दिया है, तो लिबर्टी हमें गवर्नमेंट या मेजॉरिटी अननेसेसरी कंट्रोल से नहीं बचाती है। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो लोग अपनी मर्जी से जी नहीं पाएंगे। तो लिबर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हमें अपनी फ्रीडम का यूज़ ऐसा करना चाहिए कि किसी और को हार्म ना हो। सो लिबर्टी एक बेसिक ह्यूमन नीड है। बिना लिबर्टी के ना इंडिविजुअल ग्रो कर सकता है, ना सोसाइटी ग्रो कर सकती है। तो ये बात याद रखना, इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, ठीक है। लिबर्टी सिर्फ फ्रीडम नहीं बल्कि एक टाइनी ऑफ मेजॉरिटी क्या है? टाइनी ऑफ मेजॉरिटी, जब मेजॉरिटी लोग अपनी पावर का यूज़ करके माइनॉरिटी पर अपनी थिंकिंग, बिलीव्स या डिस्कशन फोर्स करते हैं। मतलब मेजॉरिटी वाले पीपल इफ़ माइनॉरिटी पीपल की राइट्स को सप्रेस करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। डेमोक्रेसी में हम कहते हैं मेजॉरिटी रूल, लेकिन जेएस मिल कहते हैं कि हम ये कभी कभी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती और माइनॉरिटी के राइट्स इग्नोर हो सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, अगर क्लास के 90% मीन्स 90% स्टूडेंट बोलते हैं कि सिर्फ उनकी फेवरेट एक्टिविटी होगी और बाकी 10% स्टूडेंट की चॉइस इग्नोर हो जा रही है, तो मेजॉरिटी वाले पीपल माइनॉरिटी पीपल की क्या कर रहे हैं? राइट को सप्रेस कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एग्जांपल लेते हैं। अगर मेजॉरिटी किसी ओपिनियन से एग्री नहीं करती और उस ओपिनियन को बोलने में रोक देती है, तो माइनॉरिटी की वॉइस सप्रेस हो जाती है। तो जेएस मिल क्यों बोल रहे हैं कि ये डेंजरस है? क्योंकि माइनॉरिटी की फ्रीडम ख़त्म हो जाती है, लोग अपनी रियल थिंकिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सोसाइटी में क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी कम हो जाती है। जेएस मिल के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल से नहीं बल्कि मेजॉरिटी के प्रेशर से भी बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम और माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी रूल नहीं है बल्कि फेयरनेस एंड इक्वेलिटी भी है। रियल डेमोक्रेसी वही है जहां मेजॉरिटी रूल करे लेकिन माइनॉरिटी की वॉइस भी इम्पोर्टेंस है। तो मिल क्या सपोर्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो वोटर्स हैं वो क्या होने चाहिए? एजुकेटेड होने चाहिए, अनएजुकेटेड नहीं होने चाहिए। डेमोक्रेसी शुड बी बेस्ड ऑन रीज़न नॉट ऑन अ नंबर्स, ठीक है। क्या होने चाहिए? रीज़न पे बेस्ड होने चाहिए, नंबर्स पे नहीं होने चाहिए। वो एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट करते हैं। अगर लोग बिना समझे वोट करें तो रॉन्ग लीडर चूज़ हो सकता है। वैसे ही क्या हो सकता है, इफ़ हम रॉन्ग लीडर चूज़ करें तो गवर्नमेंट गलत चल सकती है, कंट्री गलत चल सकती है। तो हमें एजुकेटेड पर्सन को वोट देने का राइट तो होना चाहिए। इफ़ ये बात पे डिबेट हो सकती है, ठीक है, बट हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक है, सबके पास राइट्स है। तो हम भटकेंगे नहीं, अभी हम अपने गोल पे है कि हमें फटाफट क्लियर करना है क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे सर पे है, ठीक है। विमेंस राइट, Mill strongly support women equality. His book The Subjection of Women, क्या है ये? इम्पॉर्टेंट बुक है, याद रखना। He supported education and voting rights for women. He believed man and women are equal. आज गर्ल एजुकेशन और जॉब्स में इक्वल पार्टिसिपेशन मिल रही है। मिल के आइडियाज़ के रिजल्ट है ये, दिख रहे ना। क्रिटिसिज्म पे आते हैं। पहला क्रिटिसिज्म, जब मेजॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ करके माइनॉरिटी को इग्नोर कर देती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स का
कि मेजॉरिटी वाले पीपल माइनॉरिटी और पीपल को सप्रेस कर रहे थे। सेकंड पॉइंट लेते हैं कि हर वोट इन्फॉर्म्ड नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लोग बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के, नॉलेज के वोट कर देते हैं, सिर्फ इन्फ्लुएंस या पॉपुलैरिटी की वजह से। ठीक है, वैसे ही वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पॉलिटिक्स में। अगर पार्लियामेंट में वीमेन की नंबर बहुत कम हो तो उनकी प्रॉब्लम्स प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती है। तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब सबकी वॉइस इक्वल हो, नॉट जस्ट मेजॉरिटी।